तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम संपूर्ण विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू क्लास नंबर 1 है संपूर्ण विज्ञान की, जिसमें हम 50 प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे जो पिछली बार एमपीईएसबी के द्वारा पूछे गए थे पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम में। अब एमपीआरईओ का भी जिसका एग्जाम है उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि उनके एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आज सुबह ही हमने कंप्यूटर के भी पीवाईक्यू करवाए हैं, आप लोग उस क्लास को भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। देखिए, ये एमपीएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती 31 मार्च शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लें, अब सही है, ब्लू कलर है ना। चलिए आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि साइपेनिरस रोटरडस या फिर साइप्रस रोटरडस एक प्रकार का क्या है। यानी कि ये दो नाम आपको दिए गए हैं और आपसे पूछे गए हैं कि ये एक प्रकार के क्या होते हैं। खरपतवार हैं, जलीय जानवर हैं, मधुमक्खी है या फिर मवेशी है। बताइए ये दोनों क्या हैं, किसके नाम है, ये क्या नाम है, साइपेरिनस रोटंडस या फिर साइप्रस रोटंडस। बताइए ये क्या है। प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ये जो है एक प्रकार के खरपतवार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये एक प्रकार के वीड यानी खरपतवार होते हैं। देखिए, तो साइप्रस रोटंडस जिसे आमतौर पर मोथा घास कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोथा घास का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, साइप्रस रोटंडस इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, एक प्रकार का जिद्दी खरपतवार है जो कृषि भूमि को अत्यधिक प्रभावित करता है और किसानों को जो है बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। इसको अपन लोग नॉर्मल भाषा में मोथा घास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं आँख की पुतली परवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है, जिसके साइज को डैश की सहायता से बदला जा सकता है। यानी अपनी जो आँख की पुतली होती है वो एक प्रकार से क्या काम करती है, परिवर्तक द्वारा की तरह कार्य करती है। अब अगर आप इसके साइज को बदलना चाहते हैं तो किसकी सहायता से बदल सकते हैं, वो आपसे पूछा गया था। स्वच्छमंडल, परितारिका, दृष्टिपटल या फिर नेत्रोद, किसकी मदद से जो है इसके साइज को बदला जा सकता है। प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। देखिए, परितारिका जो है वो आँख का रंगीन भाग है जो पुतली प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है। इसको कितना सिकुड़ना है, कितना बड़ा होना है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है ना। यह सिकुड़कर या फैलकर आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आवश्यकता अनुसार घटा या फिर बढ़ा सकता है। तो यही पूछा गया था कि आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा। यानी उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, उसको घटा सकते, उसको बढ़ा सकते हैं, ये काम कौन कर सकता है। तो ये काम कौन करेगा, परितारिका यानी आइरिस के द्वारा यह काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और टाइम पता नहीं क्यों ईएसबी ने इतना कम टाइम दिया है। ठीक है ना। अब इतने कम टाइम में आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एमपीईएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं एमपी पटवारी के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सक्सेस जंक्शन के प्राप्त कर लेने हैं। ये एक प्रकार का टेलीग्राम पीडीएफ बैच है। इसमें आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। और अब तक 414 लोग जो है वो इसमें ऐड हो चुके हैं। कितने, 414 लोग जो है वो इसमें अभी तक ऐड हो चुके हैं। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, तो सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट आपको थ्योरी नोट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा है, हमने मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवा दिए हैं, उसके थ्योरी नोट्स भी डाल दिए हैं, साथ साथ में उसके पीवाईक्यू भी हम करवा रहे हैं। इसी तरह से हमने आज सुबह कंप्यूटर के पीवाईक्यू चालू कर दिए हैं और ये आप देख रहे हैं कि हमने साइंस के भी पीवाईक्यू चालू कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यू पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको उसी पीडीएफ ग्रुप में मिलने वाली है। तो आप प्राप्त कैसे करेंगे, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। सीधे सीधे आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर सेंड कर देना है, 7052547003। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे, इसी नंबर से आपको तुरंत की तुरंत प्राइवेट टेलीग्राम पीडीएफ ग्रुप की लिंक भेज दी जाएगी।
उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप ग्रुप के अंदर पहुंच जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप, और जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको सारे नोट्स एक तरफ से दिखने लगेंगे विद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का नाम रहेगा, उसके अंदर जाएंगे तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा जिनका MPREO का एग्जाम है, MPREO वाले भी इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उनके लिए जो नोट्स है वो 199 रुपये उपलब्ध हैं, जिसमें उनको CSET के भी कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और एग्रीकल्चर के भी कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं मात्र 199 रुपये में। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट होगा तो वो तुरंत बिना समय गवाए हुए अपने आने वाले समय को बचाने के लिए शुक्ला सर के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जरूर परचेज कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपके सामने, ये रहा प्रश्न नंबर 3। क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, घास की पत्तियों में जो रंध्र होता है, जो स्टोमेटा होता है, वो किस आकार के होते हैं? देखो आप सबको पता है कोई भी पौधा हो चाहे घास हो, वो अगर सांस लेगा तो किसकी मदद से लेगा? स्टोमेटा की मदद से ही सांस लेता है। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, तो पत्तियां जब सांस लेती हैं तो स्टोमेटा की मदद से लेती हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो स्टोमेटा का आकार होता है वो किस तरह का होता है? डंबल के आकार का, गोल आकार का, समतल या फिर आयताकार? कैसा होता है भाई स्टोमेटा का आकार? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टोमेटा का जो आकार होता है वो डंबल के आकार का होता है। आइए सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए छोटा कर दे थोड़ा, अब सही है। देखिए तो घास जैसे एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा की द्वार कोशिकाएं डंबल के आकार की होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें सेम के बीज जैसी होती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? यहाँ पर एक बीजपत्री जो घास होती है उसके बारे में पूछा गया था। तो घास की कैसी होती है? घास की डंबल के आकार की होती है। ठीक है, और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी कैसी होती है? उनकी बिल्कुल सेम के आकार की होती है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एक बीजपत्री पौधे के स्टोमेटा का साइज कैसा होता है और द्विबीजपत्री पौधे के स्टोमेटा का आकार कैसे होता है? तो एक बीजपत्री का डंबल आकार और द्विबीजपत्री का सेम के आकार का होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 4 ये देखिए आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया था? MPSB एपटेक के द्वारा कह रहे हैं किसके द्वारा ताजमहल को गंभीर क्षति हुई है? बताइए किसकी वजह से ताजमहल को गंभीर क्षति हुई है? धूल की वजह से, धुआं की वजह से, अम्ल वर्षा से या सूर्य के प्रकाश से? ये भी आपका MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 31 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब अम्ल वर्षा की वजह से कैसे नुकसान होता है आइए आपको बता देते हैं। कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें बारिश के पानी के साथ मिलकर के अम्ल वर्षा कराती हैं, जो ताजमहल के संगमरमर के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके उसको पीला और उस संगमरमर को नष्ट करने का काम कर रही हैं। क्योंकि जो अम्ल वर्षा होती है उसमें क्या होती है? SO2 और NO2 होती है। ये SO2 NO2 जब संगमरमर से क्रिया करती हैं तो उसका कलर चेंज कर देती हैं, और उसका कलर कैसा कर देती हैं? येलो, यानी कि पीले कलर का कर देती हैं। तभी आप अब देखेंगे जाकर के तो आपको जो संगमरमर है वो एकदम व्हाइट नहीं दिखाई देता है, वो हल्का येलो कलर का दिखाई दे रहा है। और अगर इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रही तो लगभग 10 से 15 साल बाद आप देखेंगे कि जो ताजमहल कभी व्हाइट कलर का हुआ करता था वो आपको येलो कलर का दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो वो चांदनी में जब ताजमहल चमकता था वो सिस्टम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो इसी वजह से उसके आसपास जितने भी कारखाने हैं उन सभी कारखानों को बंद कराया जा रहा है। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहे हैं मार्बल कैंसर की घटना का क्या कारण है? कि जो मार्बल कैंसर जानते हैं, मार्बल कैंसर करता है कि जब मार्बल पर किसी भी प्रकार की मतलब कि ऐसी चीज़ें मार्बल पर पड़ती हैं कि मार्बल का रंग उड़ना शुरू हो जाता है या मार्बल क्षरित होना शुरू हो जाता है, क्षरण होना शुरू हो जाता है, तब हम उसको मार्बल कैंसर कहते हैं। आप कह रहे हैं कि मार्बल कैंसर का क्या कारण है? अम्ल वर्षा है, CFC है, कोहरा है या फिर मिट्टी के कण हैं? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। ये प्रश्न भी पूछा गया था, उसी दिन पूछा था, उसी शिफ्ट में। ठीक है ना, तो पहले ताजमहल का पूछा, फिर उसके बाद जो आपका संगमरमर का कैंसर होता है उसके बारे में पूछा गया था। अम्लीय वर्षा में मौजूद सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जब संगमरमर के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो संगमरमर का क्षरण होने लगता है, यानी संगमरमर खराब होकर के टूटने लगता है। इसी रासायनिक क्षरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर कहते हैं। और मार्बल कैंसर से सबसे ज़्यादा ग्रसित कौन सा जो है मॉन्यूमेंट है? वो है आपका क्या? ताजमहल। ताजमहल जो है वो एक प्रकार से मार्बल कैंसर से ग्रसित है। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 ये रहा, कह रहे हैं फलों और फूलों का जो पीला रंग और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? बताइए किसकी वजह से पीला और नारंगी रंग फलों और फूलों का हमें देखने को मिलता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की वजह से, अवर्णी लवक के वजह से, जेरेंटोप्लास्ट की वजह से या फिर वर्णपलक की वजह से? बताइए किसकी वजह से हमको जो है हरा और नारंगी रंग दिखाई देता है? बताइए। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा पीला और नारंगी पूछा गया था, सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है, वर्ण लवक की वजह से ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है ये हमको पीला और नारंगी रंग के दिखाई देते हैं पौधे। देखिए पूरा डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए।
तो वर्णलवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, पौधों में पाए जाने वाले रंगीन प्लास्टिड होते हैं जिनमें कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं। ये मुख्य रूप से फलों, फूलों और पत्तियों को पीला रंग, नारंगी रंग और लाल रंग प्रदान करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फलों, फूलों और पत्तियों को पीला, नारंगी और लाल रंग किसकी मदद से मिलता है, तो आपको बताना रहेगा कि वो जो है कैरोटीनॉइड की वजह से उनको जो है ये कलर प्राप्त होता है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण आमतौर पर निम्न स्थान पर होता है। बताइए कहाँ पर होता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, बताइए कहाँ पर होगा। स्ट्रोमा पटलिका में होता है, स्टेम में होता है, जड़ के बाल रूट हेयर्स में होता है, या फिर पूलाश्म कोशिका में होता है, बंडल शीथ में होता है। कहाँ पर होता है मेरे भाई, बताइए। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपको स्ट्रोमा पटलिका में देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लैमेली यानी कि स्ट्रोमा पटलिका में संपन्न होता है, क्योंकि यहाँ फोटो सिस्टम यानी कि आईपीएस फर्स्ट मौजूद होता है, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा पटलिका में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोमा लैमेली में ये प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं यदि लोग बंद कमरे में सोते हैं जहां कोयले की आग जल रही है तो उनकी मृत्यु किस वजह से हो जाती है, कौन सी ऐसी गैस वहां पर भर जाती है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। देखो, अभी कुछ टाइम पहले, अभी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत समय पहले की बात है, यानी जब लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी तो लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, सर्दी के दिनों में अपने घरों में कोयले की अलाव जला लेते थे, है ना। कोयला जो आता था उस कोयले को इस चिमनी में डाल करके और उसको जला देते थे। कहते थे कि हमारा रूम जो है वो गर्म हो जाएगा। अगर कहीं पर खिड़की खुली है या फिर गेट खुला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रूम को गर्म करने के लिए वो खिड़की और गेट इन दोनों को बंद कर लेते थे तो यहाँ पर एक गैस भर जाया करती थी, और उस गैस की वजह से रात में सोते हुए लोग पूरा सोते ही रह जाते थे और सुबह तक जग नहीं पाते थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। वही पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से ये प्रक्रिया होती है। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही आपको कहां पर देखने को मिलती है, कहीं पर भी आग जल रही हो। देखो, जो लोग आग की वजह से मरते हैं ना, कहते भाई आग में जल करके मर गया, तो वो जल करके कम मरते हैं। वो मरते क्यों हैं, दम घुटने की वजह से मरते हैं, और ये दम घुटने का काम कौन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, और ये धुएं में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम दम घोटू गैस भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। जो आपका पेट्रोल वाले वाहन होते हैं, डीजल वाले वाहन होते हैं, इनके धुएं जो निकलते हैं ना, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। इसे हम दम घोटू गैस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बंद कमरे में कोयला जलने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे अपूर्ण दहन होता है और जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है। जो आपका ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से आपके ब्लड में फ्लो कर रहा था, ये गैस उसमें मिल जाएगी और ऑक्सीजन को जमा देगी, है ना। अब ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुँच पाएगा, ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा। जब फेफड़ों तक नहीं पहुँचेगा तो हृदय को नहीं मिलेगा और हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। जो भी जो है इस तरह के मतलब की क्रिया में रहता है, यानी कि अपना पूरा कमरा बंद कर लिया और कोयले की आग जला दी, वहाँ पर ये सिस्टम बन जाता है। इसकी वजह से उन लोगों की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारतीय मवेशी कितने विभिन्न प्रजातियों के हैं। अब मवेशियों की प्रजातियों के बारे में आपसे पूछा गया था, 2, 3, 1 या 4, कितने प्रकार के भारतीय मवेशी होते हैं। आइए आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रकार के मवेशी होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो भारतीय मवेशियों को मुख्य रूप से 2 प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है बॉस इंडिकस जिसमें गाय आती हैं, और दूसरा है बॉस बुबालिस जिसमें भैंसें आती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार से बांटा गया है। दोनों का नाम बता दिया है, बॉस इंडिकस और बॉस बुबालिस। बॉस इंडिकस में कौन आएगा, इसमें गाय आएंगी, और बॉस बुबालिस में कौन आएगा, इसमें भैंसें आएंगी। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जब ये प्रश्न आया था ना, ये गाय भैंस वाला, तो बोले कि यार कितने प्रकार के मवेशी होते हैं। लोगों ने काउंट करना चालू कर दिया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ऊँट हो गया, इस तरह से काउंट कर रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि भाई मवेशियों को केवल 2 पार्ट में बांटा गया। एक में सारी गायें आ जाती हैं और एक में सारे भैंस आ जाती हैं। बकरी को इसमें काउंट नहीं किया जाता है मेरे भाई। प्रश्न नंबर 10 देखिए, धातु, मानव शरीर, ग्रेफाइट, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। मेटल, ह्यूमन बॉडी एंड ग्रेफाइट आर सम ऑफ एग्जाम्पल, किसके उदाहरण होंगे भाई बताइए। कार्बनिक पदार्थ के, अर्धचालक के, विसंवाहक के, या फिर सुचालक के, किसके उदाहरण हो जाएंगे ये। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुचालक के उदाहरण हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन सब में करंट प्रवाहित हो सकता है भाई। धातु का अर्थ है कि भाई लोहा है, सोना चांदी वगैरह जो है, इसमें करंट प्रवाहित होता है। मानव शरीर में भी करंट प्रवाहित होता है, ग्रेफाइट में भी करंट प्रवाहित होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे सुचालक हैं, यानी कि कंडक्टर हैं और गुड कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए
धातु, मानव शरीर और ग्रेफाइट सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से अपने भीतर प्रवाहित करते हैं। आगे बढ़ें। अब अगला जो आपका साइंस का सेट आएगा उसमें हम रिसेंट जो एग्ज़ाम में एमपीएसबी एपटेक ने जो साइंस के प्रश्न पूछे हैं उनको कवर करेंगे, स्पेशली जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले एमपीएसआई प्री के एग्ज़ाम हुए थे, तो एमपीएसआई प्री के एग्ज़ाम में या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड का कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम हुआ है ना, तो इनमें साइंस के कैसे प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो साइंस के प्रश्न पूछे जाते थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से एपटेक ने कमान संभाली है उसने क्या किया है, उसने मैथ का जो क्वेश्चंस होते हैं उन मैथ के क्वेश्चंस को अब सरल कर दिया है और साइंस, इंग्लिश इन सब के प्रश्नों को हाई लेवल पर कर दिया है। तो मैथ रीजनिंग आपको एकदम लो लेवल की मिलेगी, लेकिन साइंस और जीके हो गया, आपका एमपी जीके हो गया, ये सब आपको अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। तो आगे से जो आपके प्रैक्टिस सेट आया करेंगे वो रिसेंट एग्जाम पर बेस्ड आया करेंगे। हम बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू पर नहीं जाने वाले हैं, स्पेशली 2023 के पीवाईक्यू पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि अब लेवल चेंज हो चुका है जब से एपटेक ने जिम्मा संभाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम आपको केवल ये दिखा दे रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न अभी तक पटवारी में आए थे, लेकिन अब जो हम प्रश्न लेकर के आएंगे वो रीसेंट एग्जाम के लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि अब कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसी तरह के आपको जो है मैनेजमेंट के भी प्रश्न मिलेंगे और आज के ही लेवल के जो है आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश के भी प्रश्न मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 है, मूल रूप से किस तत्व का नाम पत्थर के लिए ग्रीक शब्द के नाम पर रखा गया था क्योंकि यह खनिज निक्षेपों में पाया गया था? बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है। अब देखो प्रश्न कैसे बनते हैं। अब यही जो प्रश्न है ना, जो वन लाइनर है, इसी को कथन में चेंज कर देंगे। प्रश्न तो यही रहेंगे, अब उनको स्टेटमेंट वाइज बना करके आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लिथियम हो जाएगा। कह रहे हैं मूल रूप से किस तत्व का नाम पत्थर के ग्रीक शब्द के नाम में रखा गया था, यानी इसका नाम जो पत्थर रखा गया था ना, वो जो ग्रीक शब्द में पत्थर कहते थे उसके नाम पर रखा गया था। तो वो कौन सा तत्व है, वो है लिथियम। देखिए, तो लिथियम शब्द ग्रीक शब्द लिथोस से लिया गया है, जिसका अर्थ पत्थर होता है। ठीक है, इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी खोज चट्टानों और खनिजों से की गई थी, इसलिए इसे लिथियम कहते हैं और ग्रीक में इसे लिथोस भी कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए किस तरह का पूछा गया है। कह रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के मूल नियम किस पर लागू होते हैं? बताइए किस पर लागू होते हैं प्रकाश के परावर्तन के मूल नियम। ऑप्शन नंबर ए है सादा चिकनी सतह पर, ऑप्शन बी है घुमावदार चिकनी सतह पर। ये दो आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से ही आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा सही है। ना तो एक सही है ना दो सही है, केवल दो सही है। अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, यानी कि देखिए, यानी कि प्रकाश के जो परावर्तन के मूल नियम हैं वो किस पर लागू होते हैं, तो सादी चिकनी सतह होगी उस पर भी लागू होंगे और जो घुमावदार चिकनी सतह होगी उस पर भी लागू होंगे। यानी प्रकाश के जो मूल नियम हैं वो हर जगह लागू होते हैं कि प्रकाश आएगा, टकराएगा और वापस लौटेगा। फिर वो चाहे चिकनी सतह हो तो भी वापस लौटेगा, खुरदरी सतह हो तो भी वापस लौटेगा। अब ये डिपेंड करता है कि खुरदरी सतह में पूरा प्रकाश वापस नहीं लौट पाता है, लेकिन प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट जरूर होता है। तो हर प्रकार के सतह पर ये नियम लागू होता है। आगे बढ़ें, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम सभी प्रकार की परावर्तक सतहों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे सतहें प्लेन हों या फिर वे सतहें गोलाकार हों, वक्राकार हों, कैसे भी हों। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 है नीले रंग की तीव्रता धीरे धीरे तब बढ़ती है जब, कब बढ़ती है भैया वो आपसे पूछा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि नीले रंग की तीव्रता कब बढ़ती है। ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिएगा। अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे और प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाया जाता है। तो जब कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाओगे तो नीले रंग की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। जब तांबे यानी कॉपर की छड़ को रंगहीन सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर विस्थापन अपक्रिया के कारण सिल्वर को हटाकर कॉपर नाइट्रेट बनाता है। विलयन में कॉपर आयनों के कारण घोल का रंग धीरे धीरे कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये रहा, देखिए प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस का उच्चतम अनुमानित विचलन है। बताइए आदर्श गैस का उच्चतम अनुमानित विचलन कौन सा है। NH3 है, O2 है, N2 या फिर C2H6 है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NH3 जो है वो आदर्श गैस का उच्चतम अनुमानित विचलन हो जाएगा। देखिए अमोनिया जिसे हम NH3 कहते हैं एक ध्रुवीय अणु है जिसके कणों के बीच मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ये पाया जाता है। इसके कारण यह अन्य गैसों की तुलना में आदर्श गैस के व्यवहार में सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने, और आपको हमने जो करंट अफेयर की एक पीडीएफ दी थी, वो करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ करके आना। अगला जो एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें 100 रीसेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और देखेंगे आपकी करंट अफेयर के लिए कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेकर के आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है? बताइए कौन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा? कौन होगा भैया? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद रहता है। देखिए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं। हालांकि इनमें प्रोटीन के निर्माण के लिए 17S प्रकार के राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो क्या चीज़ रहती है प्रोकैरियोटिक में? तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम रहते हैं। बाकी ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद नहीं रहती हैं। ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलेंगी। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं दो परमाणुओं को समभारिक कहा जाएगा यदि, यानी दो परमाणुओं को हम समभारिक कहेंगे कब, किस कंडीशन में कहेंगे? ऑप्शन 4 ये रहे आपके सामने। प्रश्न का आंसर देखेंगे अपन सीधे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होनी चाहिए। द्रव्यमान संख्या का अर्थ है उनका परमाणु भार। परमाणु भार अगर समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे, समभारिक कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि एसआई प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन आधार इकाई नहीं है? यानी जो आपकी एसआई पद्धति है, तो एसआई पद्धति में किसको आधार इकाई नहीं माना जाता है? बताइए किसको नहीं मानते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। मोल को नहीं मानते, न्यूटन को नहीं मानते, कैंडेला को नहीं मानते, या एम्पियर को नहीं मानते। कौन सा जो है एसआई यूनिट में नहीं आता है वो आपसे पूछ रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन को एसआई यूनिट में काउंट नहीं किया जाता। यानी एसआई यूनिट की जो बेस यूनिट है ना, जो बेस यूनिट है उसमें हम न्यूटन को काउंट नहीं करते हैं। देखिए, तो कुल 7 इकाइयाँ होती हैं एसआई यूनिट में, कुल 7 व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं, लेकिन उसमें न्यूटन नहीं होता है। तो देखो, न्यूटन बल की एक व्युत्पन्न इकाई है, जबकि मोल, कैंडेला और एम्पियर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की 7 आधारभूत इकाइयाँ हैं, ध्यान रखना है। तो 7 आधारभूत जो इकाइयाँ होती हैं उसमें ये मोल, कैंडेला और एम्पियर आ जाता है, लेकिन न्यूटन जो है ना वो नहीं आता है। न्यूटन क्या है? न्यूटन एक व्युत्पन्न इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तीसरे आवर्त से संबंधित है? बताइए तीसरे आवर्त से कौन सा तत्व संबंधित है? कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, गोल्ड, कौन संबंधित है भैया? तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलिकॉन जो है वो आवर्त सारणी में तीसरे तत्व से संबंधित है, तीसरे आवर्त से संबंधित है। ठीक है, तो सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जो MPREO है, MPREO है ना, तो आप उसके प्रैक्टिस सेट्स को क्यों नहीं करा रहे हैं? आपने कहा था कि हम उसके प्रैक्टिस सेट्स को लेकर के आएंगे। देखिए MPREO वाले का रिस्पांस जो है वो बहुत कम रहा। हम लगातार जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे थे, लेकिन MPREO वाले जो है वो रिस्पांस कम दे रहे थे, है ना, इसलिए उसको हमने बंद कर दिया है। उसको हमारा जो अलग चैनल है दातुल्य एकेडमी के नाम से है, उस पर जो है MPREO वालों के क्वेश्चन सेट जो है वो बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं। और आपसे निवेदन है MP पटवारी वालों से, मेरे भाई आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हर जगह, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। MPREO वालों की तरह मत कर देना कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दो, तो फिर मजबूरन हमें इसको बंद करना पड़े या फिर MP पुलिस की तरफ जाना पड़े, क्योंकि MP पुलिस वाले लगातार मैसेज कर रहे हैं सर आप हमारे लिए वीडियो क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, सब इंजीनियर वाले लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो भाई ऐसा काम मत करना। MP पटवारी वाले इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, लाइक करना मेरे भाई। ठीक है, तो सिलिकॉन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो तत्व तीसरे आवर्त से संबंधित है वो कौन सा है? इसमें सिलिकॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 14वें समूह का एक उपधातु तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं। देखिए 19 नंबर है हे फीवर और अस्थमा किस प्रकार की बीमारी है? बताइए ये किस प्रकार की बीमारी के अंतर्गत आता है? हे फीवर और अस्थमा जैविक रोग है, आनुवांशिक रोग है, कमी से होने वाली बीमारी है, या फिर एलर्जिक रोग है? क्या है मेरे भाई? प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक प्रकार का क्या है? एलर्जिक रोग है, हे फीवर और अस्थमा। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हे फीवर और अस्थमा दोनों ही प्रतिरक्षी प्रणाली द्वारा किसी बाहरी तत्व एलर्जन जैसे कि धूल, पराग या धुएं के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करने के कारण उत्पन्न होने वाले एलर्जिक रोग हो जाएंगे। चलें प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक उर्वरक नहीं है? बताइए कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया या पोटेशियम परमैंगनेट, कौन सा एक सुपर फॉस्फेट नहीं है?
रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र ध्यान रखना, सूत्र कई बार पूछते हैं। KMnO4 एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट और एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग पानी को साफ करने में होता है। यह पौधों के पोषण के लिए रासायनिक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान रखना है। चलिए 21 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 21 कह रहे हैं पोरीफेरा संघ के सदस्यों की मुख्य विशेषता क्या है। क्या विशेषता है पोरीफेरा संघ के सदस्यों की? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा। आंसर की ओर चलेंगे, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उनके पास स्पीकुलस या फिर स्पंजिन फाइबर से बना एक कंकाल होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इसमें से पोरीफेरा सदस्यों की एक मुख्य विशेषता होती है कि उनके पास में क्या होता है, स्पीक्यूलस या फिर स्पंजिन फाइबर से बना हुआ एक कंकाल होता है। देखिए, तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं स्पंज की सबसे प्रमुख पहचान उनके शरीर को सहारा देने वाला आंतरिक कंकाल है जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के स्पीक्यूलस या फिर स्पंजिन तंतुओं से बना होता है। यानी इनका जो शरीर होता है वो स्पंजी होता है। ठीक है ना, स्पंजी का मतलब आप उनको दबा सकते हैं, है ना, फिर उनके अंदर पानी भी भर जाता है। तो ये एक प्रकार के पोरीफेरा सदस्यों का मुख्य विशेषता होती है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें हम जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भैया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जीव विज्ञान की शाखा है और पर्यावरण के मतलब जीवों के पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पारिस्थितिकी, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों, जैविक घटकों और उनके भौतिक पर्यावरण अजैविक घटकों के बीच में होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो गोबर गैस होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। तो गोबर गैस या बायोगैस पशुओं के गोबर और जैविक अपशिष्टों के अवायवीय अपघटन से प्राप्त होने वाला एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके विपरीत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। तो गोबर गैस इसमें जीवाश्म ईंधन में नहीं आएगा। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है? बताइए कौन सा जो वजन और वृद्धि को नियंत्रित करेगा? फास्फोरस, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयोडीन, कौन सा है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आयोडीन होता है ये वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ महिलाएं होती हैं या कुछ पुरुषों में भी होता है, उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनका जो वेट है या फिर शरीर है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है ना। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है जो है थायराइड। तो थायराइड जो बीमारी होती है किसकी वजह से होती है? इस आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है ना, अगर आयोडीन सही मात्रा में जो है नहीं निकाला जाएगा अपनी ग्रंथियों के द्वारा तो ये जो है थायराइड नामक ग्रंथ जो है बीमारी हो सकती है जिसमें वजन और आकार ये दोनों बदल सकता है। तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य के लिए आवश्यक है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है जो शरीर की चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, वजन और शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, 25 नंबर पर चलते हैं। 25 ये आपका 1 अप्रैल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से 1 अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस गैसीय ईंधन का कैलोरी मान सबसे कम होता है? किसका कैलोरी मान सबसे कम होगा? कन्वर्टर गैस का, ब्लास्ट फर्नेस गैस का, गोबर गैस का या फिर रिफाइनरी गैस का? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस होती है इसका कैलोरी मान सबसे कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस गैस मुख्य रूप से लौह अयस्क को गलाने के दौरान उत्पन्न होती है, यानी लोहे को जब आप गलाएंगे तब आपको ये जो है ब्लास्ट फर्नेस गैस जो है देखने को मिलेगी, है ना। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है जिसके कारण इसका ऊष्मीमान यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये अन्य गैसों की तुलना में काफ़ी कम होती है। अगला देखिए, क्योंकि इसमें कैलोरी बचती नहीं, पूरी की पूरी जल जाती है। ठीक है, आप लोहे को जलाएंगे तो पूरी तरह से जला देते हैं उसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 देखिए। प्रश्न नंबर 26 है, प्लास्टिक जो आग का प्रतिरोध कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, आग के प्रतिरोध करने वाले प्लास्टिक को क्या कहेंगे? ड्यूरोप्लास्ट कहेंगे, मेलामाइन कहेंगे, बैकलाइट कहेंगे या पीवीसी कहेंगे? यानी जो आग से नहीं जलता है, आग रोधी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको हम क्या कहेंगे? मेलामाइन कहते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, मेलामाइन एक बहुमुखी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है और ऊष्मा को अन्य प्लास्टिक की तुलना में बेहतर तरीके से सहन कर सकता है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, अग्निशमन कर्मियों के कपड़े बनाने में इसका काम किया जाता है। भाई, जो आपने बहुत सारे अग्निशमन कर्मियों को देखे होंगे, जब कहीं पर आग लग जाती है तो वो लोग एक प्रकार का सूट पहन करके जाते हैं, सिल्वर कलर का वो सूट होता है। ठीक है, तो वो इसी से बना होता है। ये क्या करता है? आग की जो गर्मी है ना
उसको उनके अंदर नहीं जाने देता है। तो ये आग प्रतिरोधी प्लास्टिक होता है और ये जलता भी नहीं है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटियों द्वारा मनुष्य की त्वचा पर तब छोड़ा जाता है जब वे काटती हैं। जब चींटियां किसी मनुष्य को अगर काटेंगी तो बताइए कौन सा ऐसा रसायन है जो वो हमारे अंदर छोड़ देती हैं जिससे हमें जलन का एहसास होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH2O2। अब ये क्या होता है देखिए, जब चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। अगर यहाँ पर कहीं फॉर्मिक एसिड लिखा होता तो आप तुरंत उसका आंसर लगा सकते थे। फॉर्मिक ही एसिड को ही मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है ना, तो मेथनोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पर उनके सूत्र लिख दिए हैं, इतना तो ये चालाक है ना, कि सूत्र लिख देंगे तो अगर मेथनोइक एसिड का सूत्र नहीं पता होगा तो ये लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मेथनोइक एसिड होता है या फिर जो फॉर्मिक एसिड होता है उसका सूत्र होता है CH2O2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। यही होता है CH3 मतलब CHOOH भी कहते हैं इसको, HCOOH भी इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, इसके कारण त्वचा पर जलन और खुजली होती है। तो जब भी मधुमक्खी काट ले या चींटी काट ले तो वो इसी रसायन को हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है। आगे देखें 28 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, धातु सहित नुकीले कचरे के निपटान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रंग श्रेणी कौन सी होती है। बताइए कौन सी रंग श्रेणी है जिसे हम धातु सहित नुकीले कचरे के निपटान में प्रयोग कर सकते हैं। काला, सफ़ेद, लाल या पीला, कौन सा रंग है भैया। सही आंसर हो जाएगा, वो रंग श्रेणी कौन सी है, सफ़ेद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुसार सुई, सिरिंज, ब्लेड और धातु के अन्य नुकीले कचरे को सफ़ेद, पारदर्शी और पंचर प्रूफ यानी कि छेद न होने वाले कंटेनर में निपटाया जाता है। यानी कि इन सारी चीज़ों को एक ऐसे कंटेनर में पैक किया जाता है जो पारदर्शी होता है, सफ़ेद होता है और इसमें पंचर नहीं हो सकता है। यानी कि अब नहीं पता चला सुई वगैरह है, इसमें चुभ जाए तो पूरी की पूरी गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरह से बनाया जाता है, ये जो मतलब कंटेनर होता है, इसमें आप सुई, ब्लेड वगैरह आराम से जो है रख करके और इसको वो कर सकते हो, मतलब कि रिफाइन कर सकते हो, दोबारा से जो है नई चीज़ें उनके माध्यम से बना सकती हो। तो उसको निपटान कहते हैं। ठीक है ना, कि किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर या फिर उसको गला करके फिर से कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो उसको निपटान कहते हैं। तो इसके निपटान के लिए सफ़ेद रंग का कंटेनर प्रयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ें 29 नंबर देखिए, 29 में क्या पूछ रहे हैं देखिए, कह रहे हैं दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए किस विधि का प्रयोग करते हैं दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, सूखना, केंद्र पसारक, आसवन या फिर क्रिस्टलीकरण। किस विधि का प्रयोग करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र पसारक का प्रयोग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगन जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार की ऐसी विधि होती है जिससे जो है दूध से क्रीम अलग हो जाती है। देखिए, तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण है ना, तो अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। इसी को हम केंद्र पसारक भी कहते हैं। विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में मशीन को तेजी से घुमाया जाता है। इससे क्या होगा, जिससे जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। भाई दूध के जो भारी कण होंगे, जैसे आप वो मान लीजिए जो मिक्सी होती है ना, मिक्सी मान लो, ठीक है, मिक्सी में जिसमें मक्खन वक्खन आप वो कर सकते हैं, तो ये मिक्सी होती है। मिक्सी में दूध डाल देते हैं, ठीक है, जो अपन मक्खन निकाल करके रखे रहते हैं वो इसमें डाल देते हैं, फिर इसको घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रक्रिया पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगन पर काम करती है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जो मतलब भारी कण होंगे वो सारे के सारे भारी कण नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्की क्रीम होगी वो हल्की क्रीम ऊपर आ जाएगी। तो उसी हल्की क्रीम को बाहर निकाल लिया जाता है। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि हल्की क्रीम को कैसे बाहर निकालते हैं, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगन की प्रक्रिया। इसे हम केंद्र पसारक भी कहते हैं, इसी को अपकेंद्रीकरण भी कहते हैं। अगर अपकेंद्रीकरण लिखा होता तो आप तुरंत पहचान जाते, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्या है, कह रहे हैं किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ga है। बताइए Ga जो है वो किसका रासायनिक प्रतीक होता है। सोना का, गैडोलिनम का, गैलियम का या जर्मेनियम का, किसका प्रतीक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गैलियम का प्रतीक होता है। Ga जो है वो एक प्रकार की गैलियम का प्रतीक होता है। गैलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ga और परमाणु क्रमांक 31 है। यह कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक तापमान पर पिघलने वाली धातु होती है गैलियम। 31 नंबर देखिए 31 कह रहे हैं कि भाई कोलेसिस्टोकाइनिन यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन डैश द्वारा स्त्रावित मनुष्यों का एक हार्मोन है। बताइए किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन। यह मनुष्यों में एक हार्मोन होता है। कह रहे हैं किसके द्वारा इसको स्त्रावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, ग्रहणी, कौन इसको स्त्रावित करता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहणी यानी कि डेडुनम के द्वारा जो है इसको स्त्रावित किया जाता है। किसको, कोलेसिस्टोकाइनिन को, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिए। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जिसे हम CCK कहते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पाचन तंत्र से संबंधित है। यह छोटी आंत के पहले भाग यानी कि ग्रहणी डेडुनम की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है और पाचन में वसा और प्रोटीन के टूटने को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन आसानी से हो सकता है।
आगे बढ़िए 32 नंबर पर चलते हैं। 32 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? बताइए कौन सा जीवित जीवाश्म है? समुद्री एनीमोन, जिंको बिलोबा, डक बिल्ट पेलिटपस या फिर ऑर्कियो प्लेट्रिक्स? कौन सा है भैया? नाम भी अलग अलग है, खतरनाक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंकबो बिलोबा जो है वो एक प्रकार का जीवित जीवाश्म हो जाएगा। देखिए जिंकगो बिलोबा को एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि यह पेड़ लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद है और इसके प्राचीन जीवाश्म और आज के जीवित पौधों के बीच में कोई बड़ा संरचनात्मक अंतर नहीं है। यानी कि जैसा ये पेड़ पहले था वैसा ही ये पेड़ आज भी है, कोई भी नया परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिला है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं, जिंकबो बिलोबा को। आगे बढ़ें, चलिए 33 नंबर पर चलते हैं। 33 नंबर क्या है? कह रहे हैं प्राथमिक चिकित्सा क्या है? बताइए इनमें से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा होगी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। हम चलते हैं सीधे आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अपन कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। वो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? शुरुआत में जैसे कहीं पर चोट लग गई तो हल्की सी पट्टी वट्टी बांध दी, है ना, थोड़ा सा मरहम वरहम लगा दिया, तो ये प्राथमिक चिकित्सा होती है। ठीक है, बाकी अब इसके बारे में आप जानते हैं, यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एड हम इसको कहते हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 34 नंबर क्या है? करंट के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? करंट के चुंबकीय प्रवाह की खोज? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। H.C. ऑरस्टेड महोदय के द्वारा करंट के चुंबकीय प्रवाह की खोज की गई थी। कब की गई थी वो भी देख लीजिए। तो 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड यानी कि H.C. ओरस्टेड ने यह खोज की थी कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का पहली बार किसने खोजा था? ओरस्टेड महोदय ने खोजा था, ध्यान रखिएगा। अगला 35 नंबर देखिए। 35 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी? बताइए कौन सा ऐसा विचार है? ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये विचार सन्निहित है जिसमें, वो कौन सा अध्ययन है? समस्थानिक जातिवृत्त अध्ययन है, आणविक जातिवृत्त है, परमाणु जातिवृत्त है या फिर जीनोम अनुक्रमिक जातिवृत्त है? क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आणविक जातिवृत्त डीएनए और प्रोटीन अनुक्रमों का अध्ययन करता है। इसका मूल सिद्धांत है कि जो विकास के क्रम में एक दूसरे से जितने दूर होंगे उनके डीएनए अनुक्रमों में उतनी ही अधिक भिन्नता पाई जाएगी। कुल मिलाकर ये कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति और कोई दूसरा व्यक्ति है वो एक दूसरे जैसे माता पिता है ना, माता पिता का ही डीएनए तो बच्चे में आते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब माता पिता मान लीजिए अगर दूर हो जा रहे हैं तो उनके जो डीएनए है ना, उनके डीएनए में उतनी ज़्यादा ही भिन्नता होती चली जाएगी। ऐसा कहता है, कौन कहता है? आणविक जातिवृत्त का नियम कहता है। यही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ें, चलिए 36 नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या है? कह रहे हैं किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? यानी अपनी माध्य स्थिति से ज़्यादा विस्थापन करती है कोई वस्तु तो हम उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, दोलन कहते हैं, आयाम कहते हैं या फिर आवर्ती गति कहते हैं? क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हम उसको क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो कंपन या दोलन करते हुए कोई वस्तु अपनी माध्य या संतुलन स्थिति से एक ओर जितनी अधिकतम दूरी तक विस्थापित होती है उसे वस्तु का आयाम कहते हैं। पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होगी, इस तरह का एक पेंडुलम होता है, इसमें एक पेंडुलम लगा रहता है। अब ये पेंडुलम जितनी दूर तक अपनी मतलब जा रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को आयाम कहते हैं। ऐसे तो चलता है, इधर घूमता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। तो जितनी दूरी ये तय कर रहा है ना, जो इसका लास्ट बिंदु है वही क्या कहलाता है? इसका केंद्र से इसकी दूरी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़िए 37 नंबर देखिए। 37 इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इमली में हम जानते हैं इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इमली और अंगूर दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। 38 देखिए, 38। लेकिन अब ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न अब आपको नहीं मिलेंगे। देखो प्रश्न तो यही रहेंगे लेकिन उसको अब स्टेटमेंट बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे पता है? कहेंगे इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, उसके बाद नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपसे कहेंगे दोनों सही हैं, एक सही है, ऑप्शन सी सही है, एक भी सही नहीं है। तो आपको अगर पता होगा कि हाँ भाई इमली में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में जो है वो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, आप दोनों कह देंगे दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, है ना। इसी तरह से आपको जो है मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन एप्टेक के द्वारा पूछे जा रहे हैं और आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा, इसमें प्रश्न ही नहीं पड़ा था। प्रश्न था भाई सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स। तो जीव जो कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं या तो मर चुके हैं या सड़ चुके हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। यानी वो ऐसे कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं जो या तो सड़ चुके हैं या फिर मर चुके हैं। ठीक है, चलिए 39 नंबर पर चलते हैं। 39 क्या कह रहा है, ये भी आपका 1 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस गुण की आवश्यकता नहीं होती, बताइए किसकी आवश्यकता नहीं होती। एक स्वस्थ व्यक्ति को टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता की आवश्यकता नहीं होती है, सही भोजन की या फिर दवाओं की, किसकी आवश्यकता नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो दवाओं की क्या आवश्यकता मेरे भाई, है ना, हमेशा स्वस्थ रहो, दवाओं से दूर रहो। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति अगर वो स्वस्थ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसे दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को उचित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसे ठीक रहने के लिए किसी भी प्रकार की दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर है, लीशमैनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो डैश रोग के कारण बनता है। बताइए कौन से रोग का कारण बनता है लीशमैनिया। कालाजार, डेंगू, चेचक, मलेरिया, है ना। तो रोग और बीमारियों से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पहले भी और आज भी पूछे जाते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कालाजार बीमारी होती है वो लीशमैनिया परजीवी की वजह से होती है। आगे बढ़ें। 41 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन आपको बताने हैं, मतलब कि 2 कथन आपको दिए गए हैं। कथन नंबर 1 ये रहा, कथन नंबर 2 ये रहा। अब ये 3 और 4 कथन नहीं है, ये इसी का क्या है, इसी का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर मतलब कथन नंबर 1 कह रहा है CFC के औद्योगिक उपयोग ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सही बात है भाई, CFC की वजह से ही तो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जिससे कि जो UV विकिरण है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही हैं। ठीक है, और कथन नंबर 2 कह रहा है वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई ग्रिडसन यूनिट में मापी जाती है। तो आपसे पूछ रहे हैं भाई ओजोन की मोटाई को क्या ग्रिडसन यूनिट में मापते हैं। और कथन नंबर 1 कह रहा है CFC ने जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। दोनों में से कौन से कथन सही हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल एक सही है, यानी कि ओजोन को जो नुकसान हो रहा है वो CFC की वजह से हो रहा है, तो केवल एक सही है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखिए, केवल पहला कथन सत्य है कि क्लोरोफॉर्म CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ओजोन की मोटाई को ग्रिडसन यूनिट में नहीं मापते हैं बल्कि डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ठीक है, तो ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखते हैं आपकी स्टैटिक जीके कितनी अच्छी है। बाकी आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। सक्सेस जंक्शन 777 डाल देना तो इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से उसको फॉलो कर लेना। उस पर क्या होता है, हर दिन हम जो है 10 करंट अफेयर डालते हैं फोटो टाइप में, है ना। फोटो इस पर इस तरह से मतलब OT टाइप में होते हैं और फोटो वगैरह सब कुछ लगी रहती है। तो 10 करंट अफेयर डालते हैं और 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डालते हैं, तो वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा ना। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च करना सक्सेस जंक्शन 777। ठीक है, बीच में वो गैप मत करना, है ना, स्पेस मत लगाना, एक साथ में लिख करके सर्च करना तो मिल जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचारक का एक चरण है। बताइए जल उपचार का एक चरण इनमें से कौन सा है। वातान, क्लोरीनीकरण, निस्पंदन या फिर दिए गए सभी विकल्प। क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो विकल्प हैं ये जो है इनके द्वारा जल का उपचार किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है। देखिए अपशिष्ट जल सीवेज के उपचार की प्रक्रिया में निस्पंदन यानी कि कचरा को छानना, वातन यानी बैक्टीरिया के विकास के लिए हवा देना, और अंत में पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीनीकरण जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं। अर्थात ये तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। आगे बढ़ें, ये सारे के सारे 1 अप्रैल वाले प्रश्न हैं। ठीक है, 1 अप्रैल के प्रश्न हैं। चलो अगला प्रश्न नंबर 43 कह रहे हैं कि वनोन्मूलन का क्या कारण है। वनोन्मूलन मतलब समझते हैं, यानी पेड़ जो बचे हुए हैं उन पेड़ों को काटना ही क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। तो कहना वनोन्मूलन का क्या कारण है, मनुष्य की विकासात्मक गतिविधियां हैं या फिर लकड़ी और लकड़ी के लिए प्रावधान करना है, किसकी वजह से वनों का उन्मूलन हो रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोनों वजह है, मनुष्य की विकासात्मक यानी कि मनुष्य अब धीरे धीरे विकास कर रहा है, अगर विकास करेगा जनसंख्या बढ़ेगी तो जगह की आवश्यकता पड़ेगी, और जगह की आवश्यकता पड़ेगी तो जंगलों को काटा जाएगा और जो है रहने योग्य स्थान बनाया जाएगा। तो विकास हो रहा है, इस वजह से होता है। दूसरा, लकड़ी और लकड़ी के लिए प्रावधान करना। अब लकड़ी की भी आवश्यकता है, एक मेजर आवश्यकता है लकड़ी, है ना, और जो वनों के आसपास रहते हैं उनको जलाने के लिए भी लकड़ी चाहिए रहती है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से वनोन्मूलन हो रहा है। दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी गई हैं। अगला देखिए 44 क्या है,
क्या निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? कौन सा भैया असंपर्क बल है? घर्षण, सामान्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर टेंशन? कौन है असंपर्क बल? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण एक असंपर्क बल है, नॉन कनेक्ट फोर्स है, क्योंकि यह पिंडों के बीच बिना किसी सीधे संपर्क के। देखो होता क्या है, अब मान लीजिए आप किसी पत्थर को आपने ऊपर फेंका तो कुछ टाइम बाद वो पत्थर नीचे आ जाता है, तो ये किस वजह से आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से आ रहा है, पृथ्वी उसको आकर्षित कर रही है। अब ऐसा तो था नहीं कि ये पृथ्वी से चिपका हुआ था, है ना, तो ये असंपर्क बल हो गया। अगर ये चिपका होता तो कहते हैं संपर्कीय बल है, लेकिन ये असंपर्कीय बल है। किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींचती है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी नहीं है कि चिपकने की वजह से ही हो, तो चिपकने की वजह से नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? असंपर्कीय बल कहते हैं। यही इसमें बताया गया है। चलो 45 पर चलते हैं। 45 देखिए, 45 प्रश्न है, एक क्षेत्ररक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, यानी हाथों को पीछे खींचता है। ये किसका उदाहरण है? ये आपसे पूछ रहे हैं। भाई आप गेंद को कैच करते हैं, आपने क्रिकेट खेला होगा, जब गेंद को कैच करते हैं तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अच्छा, क्यों खींचते हैं बताइए? न्यूटन की गति का दूसरा नियम काम करता है, पहला काम करता है, जड़त्व काम करता है, तीसरा काम करता है। कौन सा नियम काम करता है न्यूटन का? बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम काम करता है, F बराबर ma यहाँ पर काम करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्षेत्ररक्षक कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है ताकि गेंद के रुकने का समय बढ़ जाए, है ना। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाता है और चोट जो है वो कम लगती है। इसलिए क्या करते हैं, कोई भी अगर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर जो है वो खींच लेता है, जिससे बॉल हाथों में आए तो समय उसका बढ़ जाता है बॉल के आने का। 46 देखते हैं। हमने तो सर क्रिकेट खेला, कैच किया, हमने इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं ली, तो आज जानकारी ले लो, है ना। 2023 का प्रश्न है, आज तुमको पता चल रहा है, ठीक है, 3 साल पहले का प्रश्न है। चलो 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक? बताइए कौन सा जैविक घटक है? वायुमंडलीय गैसें, प्रकाश, जलवायु या प्रोटोजोआ? कौन सा जैविक घटक हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ एक प्रकार का जैविक घटक होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक तो जैविक है, एक अजैविक है। जैविक यानी जिसमें जीवन है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं है। प्रोटोजोआ एक सूक्ष्म जीव है जो जैविक यानी कि बायोटिक घटक का हिस्सा है, जबकि गैसें, प्रकाश और जलवायु अजैविक है, इनमें जीवन नहीं होता है। 47 देखिए, 47 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भाई कौन सा है? देवदार, ब्लू पाइन, चीड़ या फिर चांदी का फर? सही आंसर देवदार। देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो आपको पश्चिमी हिमालय में काफ़ी अच्छी मात्रा में देवदारू के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। ऊटी वगैरह में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको देवदारू के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण यानी कि टेम्पर्ड क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष सबसे प्रमुखता और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह एक विशाल शंकुधारी पेड़ है जो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में अच्छी तरह से फलता फूलता है। तो ये आपको हिमालय में मिलेगा और स्पेशली पश्चिमी हिमालय में मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं 48, एल्यूमिनियम की वैलेंसी संयोजकता क्या होती है? एल्यूमिनियम की आपसे संयोजकता पूछी गई है, 2 होगी, 4 होगी, 3 होगी या फिर 1 होगी? क्या होगी एल्यूमिनियम की संयोजकता? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। जैसे Al2O3 होता है ना, Al2O3, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या हो जाएगी? एल्यूमिनियम की संयोजकता यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम का Ai जो एल्यूमिनियम होता है उसको हम Al से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए यह अपनी सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहें, ठीक है। तो इसमें 3 एक्स्ट्रा है तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, त्याग सकता है, इसी को वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? क्योंकि ये 3 दे सकता है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो बाहरी कोश में अष्टक पूरा हो जाए उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। चलिए 49 देखिए, कह रहे हैं मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? कितना होता है भैया? 120, 90, 60 या 150? कितना दिन होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन होता है मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल। आगे इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है भैया? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें आपका शुक्र हो जाएगा, वीनस, जो कि सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 96% होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गर्म होता है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका क्या रिस्पांस रहा है और कैसे कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो टेलीग्राम ग्रुप है PDF वाला, वो आपको दिखा देते हैं। 414 मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं, अभी भी लगातार ऐड हो रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए इसमें कंप्यूटर सामान्य विज्ञान आपको मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पूरा आपको लेआउट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर कंप्यूटर एवं सामान्य विज्ञान, इसमें कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे, विज्ञान के नोट्स मिलेंगे। ये जो वीडियो हमने बनाई इसकी PDF भी आपको इसी में मिलेगी। और इसमें हमने कंप्यूटर के 5,500 क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और साइंस के भी इसमें डल जाएंगे, थ्योरी और क्वेश्चन सब मिलेगा। सामान्य प्रबंधन के कंप्लीट आपको जो है इसमें नोट्स मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की क्लास हुई थी मैनेजमेंट की, उसका आपको यहाँ पर PDF डाल दी गई है, तो ये PDF आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और PYQ आपको मिलेंगे। सामान्य ज्ञान के कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये रिसेंट वाले क्वेश्चन है 2026 में जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 500 क्वेश्चन हमने जो है GK GS करंट अफेयर के डाल दिए हैं इसमें, है ना। जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ, MPSI मेंस हो गया, MPSI प्री हो गया, हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, इन सारे एग्जाम के प्रश्नों को इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के कंप्लीट थ्योरी नोट्स डाले जा चुके हैं और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी ही डलने वाले हैं। परेशान नहीं होना, सब कुछ आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद में रीजनिंग के भी कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इसके अंदर एंट्री लेकर के आप लोग आराम से एडमिशन लेने के बाद में आप आराम से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शंस देख लीजिए। ये हैं वैभवी मिश्रा जी, इनकी 2nd रैंक आई। अभी ASI सूबेदार का रिजल्ट आया, इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। आप देख सकते हैं जैसे रिजल्ट आया इन्होंने तुरंत मैसेज किया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर हमने पूछा क्या हमारे नोट्स ने आपकी मदद की थी, तो साफ साफ कहा यस सर, आपके कांस्टेबल के लिए नोट्स और वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला था। MP पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, MPSI 13% में है और ASI सूबेदार में तो 2nd रैंक आई है बहन की। ठीक है ना, तो बहन को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं जल्द ही SI का 13% वाला भी क्लियर हो जाएगा तो आपकी वर्दी पर 2 स्टार भी नजर आएंगे। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं जागृति शर्मा जी हैं, ये MP पुलिस ग्रुप आप देख रहे हैं, MP पुलिस नोट्स ग्रुप में ये जुड़ी थी और इन्होंने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए नोट्स लिए थे और आज आप प्रोफाइल पर देख रहे हैं कि इनको वर्दी मिल चुकी, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है सर, SI के नोट्स लेने हैं, मेरा इस बार MP पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया है। फिर इन्होंने 199 रुपये पे करके MPSI के नोट्स लिए थे और जल्द ही इनकी वर्दी पर 2 स्टार भी लगते हुए नजर आएंगे। फिर ये एक भाई ने जो है नोट्स लिए किसके, कृषि विस्तार अधिकारी के। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में इन्होंने क्या कहा है, क्या गजब के नोट्स बनाया हो सर, ग्रेट सर, मज़ा आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और भाई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमारे MP पुलिस नोट्स ग्रुप से जुड़े थे 2025 वाले से और आप देख रहे हैं ये भी वर्दी में बढ़िया बंदूक लेकर के खड़े हैं, यानी इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो जो MP पुलिस कांस्टेबल में नोट्स लेना चाहते हैं तो कांस्टेबल का रक्षक PDF बैच है जो 189 रुपये मिल रहा है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार की PDF बैच है, ध्यान रखना इसमें आपको PDF नोट्स मिलेगी। ठीक है, बाकी जो वीडियो हम बना रहे हैं उसकी लिंक भी आपको वहाँ पर बैच में मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगी और लिंक के नीचे ही आपको PDF लगी हुई मिल जाएगी। तो वीडियो और PDF ये दोनों आपको मिलेंगी, लेकिन YouTube वाली ही वीडियो मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और जल्दी से अपने नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाना। अगर सीरियस कैंडिडेट हो आप, अगर आप चाहते हो कि इस बार भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन कैसे करके हो जाए, चाहे MP REO वाले चाहें तो 199 में पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं और अगर MP पुलिस वाले चाहें तो 189 रुपये का पेमेंट करके रक्षक PDF बैच ले सकते हैं और MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और MP पटवारी वाले मात्र 198 का पेमेंट करके इस बैच में, सफलता बैच में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं और जिसमें हम GK GS और MP GK को कवर करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही थी 2500 क्वेश्चन वाली, PYQ के 2500 क्वेश्चन हम करवा रहे थे प्रीवियस ईयर रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस, जिसमें हमने डिप्टी जेलर के क्वेश्चंस को कर लिया था, MPSI मेंस के क्वेश्चन को कर लिया था 2026 में जो एग्जाम हुआ है। अब बाकी बचे हुए एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। MP REO वाले तुम्हारे लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है अतुल्य एकेडमी। क्या नाम है, अतुल्य एकेडमी करके है, अभी तो नया ही बना है, लिंक हम लगा देंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो अतुल्य एकेडमी करने पर कोई दूसरा ही चैनल आपके सामने MP पुलिस वाला आ जाएगा, है ना। हमारा वो अलग चैनल है और रिसेंट बना है, 3500 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, बहुत जल्दी इसमें जुड़ गए हैं सब्सक्राइबर भी। तो उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जहाँ पर MP REO वालों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, MP सब इंजीनियर वालों की वहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।